हाय फ्रेंड्स, मैं आशीष चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल कैप्चर फिजिक्स में। ऑप्टिक्स के अंतर्गत हम दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन तथा पूर्णांतरिक परावर्तन। इसके लेक्चर 5 हमने कंप्लीट कर लिए थे। उसी क्रम में इसका जो लेक्चर नंबर 6 है वो मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ। तो आज इस लेक्चर में हम समझेंगे प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित कुछ घटनाएँ जो हमारे दैनिक जीवन में घटित होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक पोएम पढ़ी होगी बचपन में, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। यानी तारे टिमटिमा रहे हैं आसमान में, तो क्यों टिमटिमाते हैं, तो उसका रीज़न हम जानेंगे इस वीडियो में। और आपने कई बार देखा होगा कि आप कभी स्विमिंग पूल में गए हों तो आपको ये लगता है इसकी गहराई थोड़ी कम है, जबकि उसकी वास्तविक गहराई कुछ और होती है। यानी उसकी वास्तविक गहराई आपको कम नज़र आती है। और फिर आपने या फिर ये भी देखा होगा कि सूर्य जब निकलता है तो निकलने से करीब 2 मिनट पहले ही, एक्चुअल पोजीशन से 2 मिनट पहले ही दिखने लगता है, या फिर जब वो छिपता है तो छिपने के बाद भी करीब तकरीबन 2 मिनट तक दिखाई देता रहता है। क्यों? इसका भी रीज़न समझेंगे हम इस वीडियो में बड़ी आसानी से। और आपने कभी नोटिस किया होगा, देखा होगा कि अगर कोई छड़ है, कोई रॉड है, पानी में डूबी है, आधी डूबी है और आधी बाहर है, तो जितना एरिया डूबा है तो आपको ये लगेगा कि ये मुड़ी गई है, टूटी सी, मतलब मुड़ी हुई प्रतीत होगी। तो इन सभी घटनाओं के लिए अपवर्तन जिम्मेदार है, और किस तरह से जिम्मेदार है इस वीडियो में हम बड़ी आसानी से समझेंगे। और यूपी बोर्ड एग्जाम में या हिंदी मीडियम में ये क्वेश्चन 1 नंबर में भी आता है और 2 नंबर में भी आता है। 1 नंबर में वो इस तरह से पूछते हैं कि रात्रि में तारों का टिमटिमाना किस घटना पर आधारित है, अपवर्तन। या फिर जल में डूबी हुई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है, किस घटना के कारण, अपवर्तन। या फिर सूर्योदय से ठीक पहले या सूर्यास्त के ठीक बाद कुछ देर तक सूर्य हमें दिखाई देता रहता है, क्यों? अपवर्तन के कारण। या फिर किसी तालाब की वास्तविक गहराई हमें कम क्यों प्रतीत होती है, अपवर्तन के कारण। तो चलिए इन्हीं सभी सवालों का जवाब समझते हैं इस लेक्चर में बड़ी सावधानी से और बड़ी आसानी से। देखें यहाँ पर, पहला है रात्रि में तारों का टिमटिमाना। तो इसके लिए हमने माना ये कोई स्टार्स हैं आपके अंतरिक्ष में, ये आसमान में, और ये वायुमंडल है और ये पृथ्वी है। पृथ्वी पर ये कोई प्रेक्षक है। प्रेक्षक का मतलब जो इनको देख रहा है। फिलहाल हम देख रहे हैं तो हम प्रेक्षक हो गए। अब तारों से क्या निकल रही है? प्रकाश किरणें। तारों में प्रकाश होता है, तारों से निकलती हैं प्रकाश किरणें। अब प्रकाश किरणें जैसे ही वायुमंडल में प्रवेश करती हैं, अब वायुमंडल, ये मेरा वायुमंडल है, यानी अंतरिक्ष से नीचे और पृथ्वी के ऊपर का जो एरिया है उसको हम वायुमंडल कहते हैं। तो वायुमंडल में क्या होता है, कई लेयर्स होती हैं, कई परतें होती हैं। क्षोभ मंडल है, आयन मंडल है, समताप मंडल है, बहिर्मंडल है, तो कई सारी परतें होती हैं। अब हर परत का जो घनत्व है, जो तापमान है, वो अलग अलग होता है। कई सारी लेयर्स हैं, अब हर परत का तापमान घनत्व अलग अलग है। इस वजह से उन सभी का अपवर्तनांक भी अलग अलग होता है। यानी उन सब का जो अपवर्तनांक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो अलग अलग होता है। तो इस वजह से क्या होता है, जैसे ही सूर्य का या तारे का प्रकाश, सूर्य भी एक तारा है, तो तारे का प्रकाश जैसे ही इन परतों में आता है तो कभी अपवर्तनांक कम है, कभी ज़्यादा है। तो इस वजह से कभी सघन माध्यम बनता है, कभी विरल माध्यम बनता है। तो वो प्रकाश की किरणें टेढ़ी मेढ़ी इधर मुड़ती हुई प्रेक्षक की आंखों में पहुंचती हैं। तो इस दौरान होता क्या है कि प्रकाश किरणों की तीव्रता कभी तो अधिक हो जाती है और कभी कम। तीव्रता से मतलब है उसकी चमकने की शक्ति से समझ लें आप। तो कभी वो चमकीली दिखाई देती है, कभी कम। तो इस वजह से यहाँ से जो देख रहा है उसको ये तारे आसमान में टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, जबकि वास्तव में वो चमक रहे होते हैं, टिमटिमाते नहीं है। जल रहा है, जैसे बल्ब जल रहा है उसी तरह से प्रकाश उनसे निकल रहा है। लेकिन प्रेक्षक यानी पृथ्वी से कोई देखता है तो इस वायुमंडल में अनेक परतों का घनत्व अधिक है और तापमान अधिक है, इस वजह से अपवर्तनांक अधिक है। तो तीव्रता कभी कम पहुंचती है, कभी ज़्यादा। तो इस वजह से तारे हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा, और इसका जो PDF है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और लास्ट में इसकी जो फोटो है PDF की वो भी मैं वीडियो में लगा दूंगा। तो इसके बाद अब आता है सूर्य वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पहले तथा वास्तविक सूर्यास्त के कुछ मिनट बाद तक भी हमें दिखाई देता है, क्यों? ऐसा लगभग 2 मिनट तक होता है कि सूर्य जब निकलने वाला होगा तो उससे कुछ देर पहले ही दिखाई देने लगता है, या फिर जब छिप रहा होगा तो छिपने के कुछ देर बाद लगभग तकरीबन 2 मिनट तक हमें दिखाई देता रहता है। तो इन सभी में भी अपवर्तन जिम्मेदार है। तो देखो यहाँ प्रकाश किरणें मुड़ रही थी, तो घटना कौन सी हुई? अपवर्तन। तो यहाँ भी देखो, यहाँ पर अब ये पृथ्वी है और ये प्रेक्षक, मतलब जो कोई देख रहा है। अब ये लिया है क्षितिज। क्षितिज का मतलब ऐसा एरिया जहाँ आपको ये लगे कि पृथ्वी और आकाश मिल रहे हैं।
आप कभी खुले आसमान में देखना तो आपको ये लगेगा कि जो आसमान है वो पृथ्वी के ऊपर ऐसा गिर रहा है, यानी वो आसमान पृथ्वी पे ऊपर मिल रहा है। तो ऐसा प्रतीत होता है हमें कि उसी स्थान को हम क्षितिज कहते हैं। आप खुले आसमान में देखना, मतलब खुला जहाँ मैदान हो वहाँ देखना, आपको ये लगेगा कि बादल जो हैं वो पृथ्वी पर ऐसे गिर रहे हैं, बिल्कुल मिल रहे हैं एक जगह, उसी स्थान को हम कहते हैं क्षितिज। ये हिंदी में आता है कि क्षितिज क्या है, तो पृथ्वी और आकाश के मिलने का जो स्थान है और जो प्रतीत होता है हमें उससे हम क्षितिज कहते हैं। तो ये क्षितिज लिया है और ये एक्चुअल में एक लाइन तो नहीं है, ये काल्पनिक है सिर्फ। तो सूर्य अभी यहाँ है, अब पृथ्वी गोल है। पृथ्वी कैसी है? गोल। पृथ्वी का साइज कुछ इस तरह से है। तो सूर्य अभी क्षितिज के नीचे है, यानी ये सूर्य की वास्तविक स्थिति है और हमें सूर्य दिखाई दे रहा है यहाँ। कैसे दिखाई दे रहा है देखें यहाँ पर। तो ये सूर्य है, इससे निकलेगी प्रकाश किरण। तो यहाँ से यहाँ तक माध्यम एक ही है। जैसे ही क्षितिज से ऊपर आएंगी प्रकाश किरणें, अब यहाँ माध्यम विरल होगा और यहाँ माध्यम सघन होगा। वजह क्या है? नीचे जो अशुद्धियाँ हैं वो कम होंगी। जैसे ही वायुमंडल में प्रवेश करेंगी प्रकाश किरणें तो यहाँ कई सारे जलवाष्प होते हैं, धूलकण होते हैं, कई सारी परतें होती हैं, कई सारी गैसें होती हैं। तो इस वजह से ये नीचे वाला माध्यम है मेरा विरल और ये ऊपर वाला माध्यम सघन है। तो जैसे ही प्रकाश किरणें ऊपर आती हैं तो माध्यम विरल से सघन होता जाता है। अब अपवर्तन हमने पढ़ लिया है, जब प्रकाश किरणें विरल से सघन में जाती हैं तो अविलंब की ओर झुकती हैं। अब देखो, ये प्रकाश किरण इस तरह से आ रही थी, अब ये बनाया मैंने अविलंब, तो वो इधर न जाके इधर नहीं गई है, अविलंब की ओर इधर झुक गई है। फिर वो इधर उससे जाना चाहिए था, फिर उधर नहीं गई, अविलंब की ओर झुक गई है। तो अविलंब की ओर लगातार झुकती जाती है और प्रेक्षक जो यहाँ देख रहा है उसकी आंखों में पहुँचती है। तो अब उससे ये प्रतीत होता है ये प्रकाश किरण यहाँ से आ रही है, उससे ये नहीं लगता है कि ये प्रकाश किरण ऐसे होके आ रही है, उसको तो ये लगता है ये प्रकाश किरण यहाँ से आ रही हैं। यानी इसकी आंखों में जो प्रकाश पहुँचता है वो ये लग रहा है कि सामने से आ रहा है। तो इसी वजह से ये प्रेक्षक जो यहाँ देख रहा है उसको सूर्य यहाँ की बजाय यहाँ दिखाई देता है। तो ये है सूर्य की आभासी स्थिति, जबकि एक्चुअल में सूर्य यहाँ है। तो इसी वजह से सूर्य आपको निकलने से लगभग 2 मिनट पहले यहाँ दिखाई देने लगता है। तो ये ऐसा ही सूर्य छिपने के भी टाइम होता है। तो ये है सूर्य निकलने के दौरान, जब सूर्य निकल रहा होता है, यानी सूर्योदय, तो सनराइज जब करता है उस टाइम की ये बात है। अब ऐसा ही तभी होता है जब सूर्य छिप रहा होता है, बस ये वाली पोजीशन इधर आ जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद अब आता है थर्ड, पानी से भरा तालाब अपेक्षाकृत कम गहरा प्रतीत होना। कई बार आप वाटर टैंक या स्विमिंग पूल देखे होंगे आपने, तो आपको ये लगेगा कि इसकी गहराई कम है। सपोज कोई यहाँ है, आप यहाँ खड़े, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं यहाँ से इसकी तली पर कोई बिंदु है, कोई पॉइंट मैंने मान लिया, इसको देख रहा हूँ। तो यहाँ से प्रकाश किरणें निकलेंगी, जैसे निकलेंगी यहाँ माध्यम जल है। अब ऊपर क्या है? वायु। तालाब के ऊपर आप खड़े हो, ऊपर माध्यम वायु है, नीचे जल भरा तो माध्यम क्या है? जल। यानी जल हो गया सघन माध्यम और वायु क्या हो गया? विरल माध्यम। तो जब भी हमने अपवर्तन आपको पढ़ाया बड़े अच्छे से, सघन से विरल में जाती हैं तो अविलंब से दूर हटती हैं प्रकाश किरणें। तो ये जल हो गया सघन, वायु हो गया विरल। तो यहाँ से ओ है, ये वो किसी तली पर कोई पॉइंट मान लिया मैंने, यहाँ से प्रकाश किरणें चली, वो सीधी सीधी यहाँ तक उनका रास्ता नहीं बदलेगा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक अपवर्तन नहीं होगा। वजह क्या है? माध्यम एक ही है। जैसे ही वो जल से बाहर निकलेंगी, अब जल से बाहर निकलेंगे माध्यम क्या आ जाएगा? वायु। तो जल था सघन, वायु कैसा है? विरल। जब सघन से विरल में जा रही है तो अविलंब से दूर, यानी उसका रास्ता एक्चुअल में इधर था, वो इधर ना गई, अविलंब से दूर हट गई। तो प्रेक्षक जो यहाँ देख रहा है उसकी आँख ये है, तो उसको ये लगेगा प्रकाश किरण कुछ यहाँ से आ रही है, उसको ये नहीं लगेगा ये प्रकाश किरण मुड़ के आ रही है। तो उसको तो सिर्फ ये लगा प्रकाश किरण यहाँ से आ रही हैं, आई से आ रही हैं। तो इसी वजह से जो वहाँ ऊपर तालाब के ऊपर से देख रहा है उसको ये लगेगा कि प्रकाश जो तालाब है वो सिर्फ इतना गहरा है, जबकि उसकी वास्तविक गहराई इतनी है। उससे उसकी तली यहाँ नजर आएगी। तो यहाँ घटना कौन सी लगी? अपवर्तन। इसके लिए कौन जिम्मेदार हुआ? अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन। उम्मीद करता हूँ ये आपको बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट चलते आगे, ये है जल में डूबी वस्तु का मुड़ा प्रतीत होना। अब कोई इसमें फ़िलहाल मैंने पेंसिल बनाई है कोई एक, तो पेंसिल सिचुएशन कुछ इस तरह से ही है, ऐसी रखी हुई है, मतलब इतना एरिया इसका डूबा है और इतना एरिया इसका ऊपर है। तो जैसे ही कोई प्रेक्षक अब यहाँ से देख रहा है तो उसको ये पेंसिल ऐसी इधर मोड़ी टेढ़ी इस तरह से ऐसी मोड़ी हुई प्रतीत होगी। इसका रीज़न ये है कि वो उसकी नोक यहाँ यानी ए को देख रहा है। पेंसिल क्या है? ए बी। तो पेंसिल की नोक यानी ए से यहाँ से प्रकाश किरणें चलेंगी, यहाँ माध्यम जल है यानी सघन है, ऊपर माध्यम क्या है? वायु। तो यानी वायु ऊपर माध्यम कैसा हो गया? विरल। जल है सघन, ऊपर वायु है, वायु कैसा हो गया? विरल। ठीक, यही वाली पोजीशन है। तो सघन से विरल में जाएंगे तो अविलंब से दूर हटेंगी। अविलंब ये है। अब अविलंब की ओर नहीं गई है,
अब अविलंब से दूर हटी हैं। तो इस वजह से ये जो प्रेक्षक है, जो देख रहा है, उसकी आँख ये, तो उसको ये लगा ये प्रकाश किरण यहाँ से होके आ रही है। तो उसको इस जो यहाँ से देख रहा है, उसको इस पेंसिल की नोक यहाँ के बजाय यहाँ नज़र आएगी। और जब इतना एरिया पानी के ऊपर है, तो इस तरह से वो टेढ़ा इसको नज़र आएगा। उसको ये लगेगा कि पेंसिल कुछ इस तरह से नज़र आएगी, वो मुड़ गई है। ऐसा क्यों हो रहा है? अपवर्तन की वजह से प्रकाश किरणों के लिए माध्यम बदल रहा है। जल से किस में आ रही हैं? वायु में। यानी सघन से किस में आ रही हैं? विरल में। तो इसी वजह से वो अविलंब से दूर हट, ये हम अविलंब लिया, अविलंब से क्या से हट रही हैं? दूर। तो इस वजह से जो यहाँ से देख रहा है, उसको उस पेंसिल की नोक यहाँ ए डैश पर दिखाई देगी। तो इतना एरिया, यानी इतनी पेंसिलों से मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो उम्मीद करता हूँ ये चारों एग्जाम्पल्स आपको बड़ी आसानी से समझ में आ गए होंगे, और इसका PDF मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और साथ ही साथ इसका जो इमेज है जो PDF का, वो मैं वीडियो के लास्ट में लगा दूंगा। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट सॉल्व।